हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर पर। क्या हाल चाल है जी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का तहे दिल से आपके अपने परिवार में स्वागत है। जुड़ जाइए जल्दी से। एक और कहानी सुबह का नाश्ता जो सीरीज हमने चलाई थी भाई, इस सीरीज को अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैंने कल बताया था आपको कि नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे और वहां के राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे और वहां से कैसे सवाल पूछते हैं, इनके बारे में भी विस्तार से हम चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। एक बार जुड़ जाइए। आपको सेशन बहुत अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करिएगा। आप चाहते हैं ऐसे सेशन और भी करूं तो मैं शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा नीचे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होगी कि सुना है उस समुद्र को अपनी लहरों पर गुमान आया है। सुना है उस समुद्र को अपनी लहरों पर बहुत गुमान आया है। हमारी कश्ती भी वहां ले चलो जहां सबसे गहरा तूफान आया है। तो भाई उस तूफान से तो लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े बिना जज्बा लिए कभी कुछ नहीं हासिल होता। लड़ना पड़ता है सर, बिना लड़े नहीं होता। नहीं लड़ोगे ना तो रह जाओगे और फिर दिल में टीच रह जाती है। अरे भाई, जो हारता है, लड़के जो हारता है, हो सकता है उसकी लोग बुराई करें कि ये सफल नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया, लेकिन कुछ सच्चे आदमी जिनको पता है उसने तैयारी किस स्तर की करी थी, वो जरूर आपके श्रम को सलाम करेंगे। और यदि आपने मेहनत नहीं करी है तो भैया आपका कोई साथ नहीं देगा। तो मेहनत का कोई सानी नहीं होता है, ये लिख के ले लो। जिंदगी का कड़वा सच है, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है उसी जोश जुनून के साथ। तो आपकी जो भी तैयारी हो, मैं ये कहता हूं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चले इस आपके साथ इस सुनहरी बिल्कुल राह पर चलते हैं और आपको मजबूत करते हैं। इसी के साथ अपन चालू करते हैं आज के सुबह के नाश्ते को। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क इन मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे पहले मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान आता है कल्पक्कम राष्ट्रीय उद्यान। नाम याद रखिएगा, कल्पक्कम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मेघालय में स्थित है। और ये कहां है? गारो पहाड़ियों के दक्षिण में। आपको याद होगा मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, तो गारो के दक्षिण में यह कल्पक्कम नेशनल पार्क पड़ता है। सतत हवाओं आत्मा की भूमि के निवास के रूप में जाना जाता है। इसमें जो इसकी बनावट है, ऊपर जाके ऐसा थोड़ा सा फ्लैट सा एरिया है और इसे आत्मा को निवास के रूप में जाना जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो जिनकी डेथ होती है, यहाँ आसपास के ट्राइबल्स के लोगों की, उनकी आत्माएं यहाँ निवास करती है। बहुत ही सुंदर जगह है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, ये याद रखना। हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। घड़े का पौधा यहाँ पर पाया जाता है। दुर्लभ चिकित्सीय जड़ी बूटियां जिन्हें स्थानीय रूप से डिगजेस कहा जाता है, डिगजेस भी यहां पे मिलती हैं, जिन्हें दुर्लभ जड़ी बूटियों के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ जड़ी बूटियों को डिगजेस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये गोल्डन कैट और रेड पांडा के लिए फेमस है। रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट में हम घुस चुके हैं। रेड पांडा यहाँ पे जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो यहां पर देखने को मिलती है। रेड पांडा बड़ा ही सुंदर है। सुनहरी बिल्ली भी काफी सुंदर होती है। इसमें शायद मैं फोटो लगाना भूल गया, मिजोरम के अंदर। आगे चलते हैं नोक्रेक नेशनल पार्क। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूंगा। ये गारो पहाड़ियों के पश्चिम में है। अभी हमने बात करी थी गारो पहाड़ियों के बारे में, तो गारो पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सा है? कल्पक्कम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कल्पक्कम राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर पश्चिम दिशा में आ जाता है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, जो गारो पहाड़ियों के पश्चिम में है। यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यह जाना जाता है सिट्रस प्लांट्स के लिए। यहां पे बहुत सारे सिट्रस प्लांट्स मिलते हैं। और यहां पे गारो पहाड़ियों की सभी महत्वपूर्ण नदियां नोक्रेक रेंज से निकलती हैं। जितनी भी यहां गारो पहाड़ी की जो गारो पहाड़ी की जो नदियां हैं, ये असल में इस तरीके से है, गारो का इस तरीके से है। तो यहां मिलता है कल्पक्कम, यहां कल्पक्कम राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। यहां पे मिलता है आपका नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, जो सिट्रस के लिए जाना जाता है। नोक्रेक रेंज की जितनी भी सिम्सन जैसी नदियां हैं, वो यहीं से निकलती हैं। और ये फेमस है सिज्जू गुफाओं और लाल पांडा के लिए फेमस है। अगेन मिजोरम का है, तो लाल पांडा के लिए ये फेमस आपका राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अच्छा, इनमें फोटो, बिना फोटो वाला आ गया आज। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, मैं कुछ और करता हूं। और आज बिना फोटो का कैसे आ गया भाई? चलिए इसको एक मिनट दीजिएगा मुझे।
मैं वापस चीजों को सही करता हूँ। जी 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 जी, एक मिनट। बिना फोटो में तो मजा नहीं आएगा ना, ऐसे तो फिर ऐसे तो आपको मजा कैसे आएगा भैया, मुझे बता दो। नहीं आएगा। हाँ, ये आ गया, मतलब मजा वाली चीज भी आ गई अपने पास है, ऐसे थोड़े ना। चलिए भाई, अपन चलते हैं सीधे के सीधे मिजोरम के अंदर और बढ़िया सी धुआंधार सी फोटो देखते हैं। अपन ने लगभग 50-60 पेज कर लिए इसके। हाँ, ये आ गया भाई। ये देखो, कल्पक्कम राष्ट्र उद्यान, नोरक्रिक राष्ट्र उद्यान, इस तरीके से नोरक्रिक राष्ट्र उद्यान है। और ये इसकी यहाँ पे ये रेड पांडा मिलता है, गोल्डन कैट्स मिलती हैं, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये हॉटस्पॉट एरिया भी है और लाल पांडा के लिए फेमस है। अब बात कर लेते हैं आसाम में स्थित राष्ट्र उद्यानों की। आसाम में स्थित राष्ट्र उद्यान सबसे फेमस राष्ट्र उद्यान, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपको देखने को मिलती हैं, लगातार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। असम में स्थित राष्ट्र उद्यान काजीरंगा राष्ट्र उद्यान, ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी है। याद रखिएगा, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्र उद्यान के बाद यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, फिर उसके बाद हॉटस्पॉट्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद मुख्य घाटियां बताऊंगा। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व यहां पे देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी, डिफ्लू, मोरा और धनसारी नदियां यहां पे देखने को मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र, डिफ्लू और मोरा, धनसारी नदियां यहां पे देखने को मिलती हैं। लैंडस्केप रेत की सलाखें, मतलब रेत की इस तरीके से लैंडस्केप बनी हुई है, यहां पे लाइनें बनी हुई होती है, नदी की बाढ़ से बनी हुई झीलों से बना हुआ है। उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले वन और सवाना और घास के मैदान मिलते हैं। इंडोमाला इको जोन, अर्ध सदाबहार वन, एक सींग वाला यहां पर गैंडा मिलता है। इंडोमलाया जो इको जोन जो बनाया गया है, जो राष्ट्रों के बीच एक इको जोन करके एक जगह बनाई जाती है, जो जैव विविधता के लिए जो जोन जाने जाते हैं उनके लिए, तो इंडोमलाया इको जोन के अंदर आता है। और यहाँ एक सींग वाला गैंडा जो बड़ा फेमस है, वो एक सींग वाला गैंडा भी आपको यहां पर असम में काजीरंगा राष्ट्र उद्यान में देखने को मिलता है। अगला है मानस राष्ट्र उद्यान। मानस राष्ट्र उद्यान की बात करूं तो अगेन एक सिंह के गैंडे के लिए तो जाना ही जाता है। ये मानस नदी में स्थित है, इसलिए इसका नाम है मानस राष्ट्र उद्यान। ये भी यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, टाइगर रिजर्व में है। और ये हाथियों के गलियारे के लिए भी जाना जाता है, जीव मंडल रिजर्व भी है, हॉटस्पॉट भी ये जाना जाता है। भारत और भूटान को विभाजित करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए तैयार हुई है कि भाई भारत और भूटान की सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत और भूटान की सीमा को विभाजित करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूरे हिमाचल की तलहटों पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ये मानस नदी पर है। 2 बायोम यहां पर देखने को मिलते हैं। ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोम मतलब एक तरह का एरिया, तो यहां घास के मैदान और जंगल दोनों देखने को मिलते हैं। उप हिमालयी भाबरी का संयोजन है, भाबर यहां पे एरिया मिलता है। तराई गठन हिमालय उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन यहां पे देखने को मिलते हैं। और इसे असम रूफ यहां पे कछुआ भी मिलता है, जो असम रूफ टर्टल भी है, जो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा पिग्मी हॉग एक ऐसा जीव है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में आता है। IUCN करके एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसकी एक बुक होती है रेड डाटा बुक। इसके अंतर्गत इसमें उन जीवों का या उन वनस्पतियों को रजिस्टर्ड किया जाता है जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो उसमें अलग अलग स्टेटस होता है। सबसे खतरनाक स्टेटस लाल पेज पर जिनका नाम लिखा होता है वो संख्या में बहुत कम होते हैं, और यहां पर मिलता है आपको पिग्मी हॉक मिलता है। तो याद रखिएगा, पिग्मी हॉक कहां मिलता है? मानस राष्ट्र उद्यान में आपको देखने को मिलता है। अगले राष्ट्रीय उद्यान पर चले तो अगला है डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सिखोवा करके जीव मंडल भी है यहां पर, और उत्तर में लोहित नदी और दक्षिण में डिब्रू नदी मिलती है। ऊपर से जो नदी जा रही है वो लोहित रिवर है, लोहित और दक्षिण में डिब्रू नदी। लोहित और डिब्रू नदी के बीच में पड़ता है डिब्रू सिखोवा। डिब्रू के नाम से, डिब्रू सिखोवा के नाम से आपको पता चल गया होगा। डिब्रू सिखोवा अगेन ब्रह्मपुत्र के अंदर जाकर मिलती है ये नदियां। ये यहां सबसे बड़ा सेलिक्स वन है। सबसे बड़ा कौन सा? सेलिक्स वन यहां पर देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय मानसून है, जलवायु जिसमें नम मिश्रित अर्धसदाबहार वन देखने को मिलते हैं, पर्णपाती वन और घास के मैदान भी यहां पर देखने को मिलते हैं। डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके से दिखता है। बहुत ही बेहतरीन सी जगह है, मजा सा आ जाता है भैया। ये है डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, उत्तर में लोहित और दक्षिण में डिब्रू नदी के बीच में स्थित है डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में स्थित है। बाकी विशेषताएं इसकी
दूसरी है। यदि बात करूं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत चर्चा में रहता है वो है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो पूर्वी हिमालय की तलहटी में है। यहां बांस के धब्बों वाला अर्ध सदाबहार नर्म पर्णपाती जंगल मिलता है, खुले घास के मैदान मिलते हैं, पक्षी देखने वालों का स्वर्ग कहा जाता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, ये इको टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, इको कैंप भी यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है ये ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। इसे मिनी काजीरंगा कहते हैं। भाई ये आपका सवाल बन गया, भाई मिनी काजीरंगा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मिनी काजीरंगा कहते हैं। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के लिए जाना जाता है। इंडो बर्मा के बीच में जो इको जोन बनाया गया है, अभी हमने बात करी थी इंडो मलेशिया, इंडो मलाया जोन की बात करी थी, अब आती है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट की बात। इसके उत्तर में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, पेचनोई नदी और बेलेसरी नदी, धनसरी नदी। इसके ओरलंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर ये नदियां बहती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, पेचनोई नदी, बेलसरी नदी और धनसारी नदी। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, यहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, इसीलिए राजीव गांधी ओरलंग राष्ट्रीय उद्यान को मिनी काजीरंगा कहा जाता है, क्योंकि काजीरंगा के लिए सबसे ज्यादा असम में जाना जाता है। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मणिपुर के बेहतरीन से राष्ट्रीय उद्यान। उसके अंदर हम बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे, केबुल, लामुजा और तैरता हुआ मात्र राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे ये फुंडीज बनी हुई होती है, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं, नाश्ता थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि बाद में लंच भी करना है। मिलते हैं कल के क्लास में। सुबह के नाश्ते को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहां चाहे वहां शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सहयोग, अपना सबका साथ इसी तरीके से चलता रहेगा। मिलते हैं रोज सुबह 5 बजे इसी जोश और जुनून के साथ कि कुछ कर दिखाना है, एग्जाम क्लियर करना है, चाहे जो भी एग्जाम हमें दिया गया हो उस एग्जाम को क्लियर करना है। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इसके बाद आता है कि भाई संगम कोम्बो बैच आ चुका है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, आरआरसी ग्रुप डी और लेखपाल के लिए गंगा जमुना सरस्वती बैच आपके सामने मैंने लिखा है। इसका मूल्य कुल मिलाकर 2697 पड़ता है, लेकिन चूंकि घोषणा कर दी गई थी इसलिए इस पर 60% का डिस्काउंट है। 1000 कुछ 80 रुपए का ये आपको पूरा बैच मिलता है, जिसमें तीनों गंगा जमुना सरस्वती तीनों बैच मिलते हैं। मतलब 1080 रुपए में आप लेखपाल की भी तैयारी कर सकते हो, कांस्टेबल की तैयारी भी कर सकते हो और ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। आप अपना इतना ही प्यार बरसाते रहिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।